बात करने वाले हैं फंडामेंटल कांस्टेंट एंड एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट के बारे में। और देखिए फिजिक्स में क्या है, पढ़ते समय बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे होता ये है कि बहुत सारे जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू जब एग्जाम में पूछा जाता है तो दे दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो आप लोग को कुछ कांस्टेंट बस ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आपको एग्जाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग दो तरह के आज कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, एक फंडामेंटल कांस्टेंट के बारे में और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल वो कांस्टेंट है जो कि बेसिक है, ठीक है, जो बदलेगा नहीं। और एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट का ये मतलब हुआ कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, या फिर स्पेस साइंस हम बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड जो कांस्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके कौन कौन से कांस्टेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके वैल्यूज क्या है। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख सकते हैं। जैसे कि पहला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो वैक्यूम में स्पीड लाइट का स्पीड होता है इसको हम लोग c से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। फिर आपका आता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको म्यू नॉट, ये लिखा हुआ कैसे है तो आप यहाँ पे ऐसे देखें। ठीक है, ये इस तरीक़ा से लिखा हुआ है म्यू, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है म्यू नॉट, ये परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का, ठीक है, यानी कि वैक्यूम का। और इसका वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर आया परमिटिविटी। हाँ, एक चीज़, ये जो परमिएबिलिटी है वो मैग्नेटिज्म चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि मैग्नेटिक से रिलेटेड है। और जो परमिटिविटी है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, तो परमिटिविटी जो होता है वैक्यूम में, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर जो है इस तरीक़ा से लिखा गया है। ठीक है, ये ऐसे करके लिखा गया है एप्सिलॉन नॉट। कई बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे जो कि गलत है, ऐसे आप लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो परमिटिविटी का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज द। फिर चौथा आपका आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, गुरुत्वाकर्षण जो आपको कांस्टेंट आता है उसको, इसका वैल्यू होता है 6.67 259 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आगे है एवोगाड्रो कांस्टेंट Na, इसको Na से हम लोग नोट करते हैं, दिस इज द ए, और इसका वैल्यू होता है 6.022 10⁻23 पर मोल। ठीक है, ये एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू होता है। फिर चार्ज और प्रोटॉन की बात करेंगे, अगर एक प्रोटॉन पर चार्ज की बात करेंगे तो इसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं E+, और वैल्यू होता है +1.602 × 10⁻19 कूलम, यानी प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इतना ही चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पर भी होता है लेकिन माइनस होता है, तो इसीलिए चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर ये हम लोग यूज करेंगे E-, इसका सिंबल यूज करते हैं। और चार्ज का वैल्यू इतना ही होता है बट नेगेटिव होता है, यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं बट इसका नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, ये चीज़। आगे बढ़ते हैं और अब मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन का मास है ये आपका 1.672 × 10⁻27 kg होता है। फिर न्यूट्रॉन का जो मास होता है Mn, ये 1.675 × 10⁻27 kg होता है। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, फ़र्क क्या है तो फ़र्क 2 और 5 का है। मतलब जो स्लाइटली होता है ना न्यूट्रॉन का मास, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बस इतना ही का फ़र्क है, अदरवाइज ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी एटम से रिलेटेड, और एटम में होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर होता है चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ये 5 जो है आपका कौन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लर्निंग पीरियड में है, सीखना शुरू किए हैं, क्लास 11th में है, तो ये दोनों 6 नंबर, 7 नंबर और आगे ये आपका 8, 9, 10, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट है ये आपका। ये प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसी का यूज किया गया है किलोग्राम को, यानी आपका जो केजी है उसको डिफाइन करने के लिए, जो नया डिफिनेशन 2019 में आपका आया है। ठीक है, इसके बाद हम लेक्चर लेके आएंगे कि न्यू डिफिनेशन क्या है किलोग्राम का और ये कैसे एच पर डिपेंड करता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसका डिनोट करते हैं R से। तो ये आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 8.31 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, ये होता है आपका। फिर आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट आपका होता है K/A
यानी एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट निकल जाता है और इसका वैल्यू होता है 1.38 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब नौ स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ये आपका हीट से रिलेटेड चैप्टर है, जो हीट का जो ट्रांसफर होता है उससे रिलेटेड है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 5.67 10⁻⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर K⁻⁻ ये आता है 4 आता है। ठीक है, ये आता है। फिर आपका अगर फैराडे कांस्टेंट की बात करेंगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा ये पढ़ा जाता है और इसका वैल्यू होता है 96485.3 कूलम पर मोल। ठीक है, हम आपको अभी ये भी बताएंगे कि ये जो इतने कांस्टेंट हम बता रहे हैं इसमें से कौन कौन से है जो इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो आप लोगों को बताया हम 6, 7, 8, 9, 10 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज़ें बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कि नहीं इस नाम का भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। और रही कांस्टेंट की इसके वैल्यू की बात, तो ये वैल्यू आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी चीज़ें जैसे गैस कांस्टेंट नहीं भी दे सकता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट नहीं भी दे सकता है क्योंकि आसान है, फैराडे कांस्टेंट नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम लोग आर से ही डिनोट करते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट को भी। ठीक है, और रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.098 पर मीटर, ये आपको याद रखना है। फिर आपका है बोर्स रेडियस, जो बोर्स का रेडियस होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये आता है 5.29 × 10⁻11 मीटर के बराबर। तो ये था आपके कुछ फंडामेंटल 17 कांस्टेंट, इनमें से 4, 5, 6। ठीक है, यानी कि 6 कांस्टेंट ऐसे हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो चाहे 12th में पढ़ रहे हो। बाकी चीज़ें आपको एग्जाम में दे सकती है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस नाम का भी कोई चीज़ होता है। अब हम लोग चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट पे, कि एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट में आता है जो स्पेस की चीज़ें हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड की चीज़ें हम बोल सकते हैं, यूनिवर्स की चीज़ें हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट में जो आता है ये मास ऑफ सन आता है। सन का मास कितना होता है, तो 2 × 10⁻30 kg अप्रॉक्स होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक्चुअली होता है 1.99, ठीक है, × 10⁻30, बट हम लोग 2 यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सन का मास होता है, याद रखना है आप लोगों को। फिर रेडियस भी आप लोगों को याद रखना है, 6.95 × 10⁻8 मीटर। ठीक है, ये सन का आपका रेडियस होता है। फिर अर्थ का मास भी आप लोगों को याद रखना है, ये होता है 6 × 10⁻24 kg, ये आपका मास होता है लगभग, एक्चुअली होता है 5.98। ठीक है, ये चीज़ें। फिर आपका मीन रेडियस अर्थ का होता है 6.37 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये होता है रफली, इसको हम लोग 6400 किलोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, कितना, 6400 किलोमीटर, आप लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट है इसमें चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, मैक्सिमम चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपका सन का मास हो गया, सन का रेडियस हो गया, फिर अर्थ का मास हो गया, अर्थ का रेडियस हो गया, फिर मास मून का आपका हो गया। ये मून का जो मास होता है वो 7.36 × 10⁻22 kg होता है। एक और चीज़ आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए अगर आप लोग यहाँ पर मून के बारे में, मून, अर्थ और सन के बारे में कहेंगे तो मून का मास जो है सबसे कम है। ठीक है ना, फिर उसके बाद स्थान आता है आपका अर्थ के मास का, फिर उसके बाद आता है सन के मास का, यानी कि सन सबसे भारी है। कैसे, देखिए यहाँ पर पावर में 30 है, यहाँ पर पावर में 24 है और यहाँ पर पावर में 22 है। तो एक ये कंपैरेटिव स्टडी भी आपके सामने आ गया, याद रखेंगे। अब अगर आप रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस में देखिए अर्थ का, ये सन का रेडियस भी ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद स्थान आता है अर्थ का और फिर उसके बाद आता है मून का। तो ये चीज़ भी आप ये सेम जो है आपका पैटर्न फॉलो करता है। फिर अगर आप मीन डिस्टेंस चलेंगे, मीन अर्थ सन डिस्टेंस, ठीक है, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो इसके इतना मीटर है, 1.50 10⁻11 मीटर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि ये कुछ होता है मीन। अब देखिए अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस ये है 3.84 × 10⁻8 मीटर के बराबर। अब एस्केप स्पीड फ्रॉम दैट, अभी एस्केप स्पीड किसको बोला जाता है, देखिए अगर आप अर्थ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं किसी भी वेलोसिटी से, तो क्या होता है, ये ऊपर जाता है और जाने के बाद फिर से रिटर्न आ जाता है अर्थ सरफेस पर। लेकिन किस वेलोसिटी से फेंका जाए इसको कि ये जाने के बाद वापस ना लौटे, ठीक है, तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है या फिर एस्केप स्पीड बोला जाता है। मतलब एस्केप स्पीड एक वो स्पीड है जिस वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक देने पर क्या होता है, वो रिटर्न अर्थ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो अर्थ के लिए जो एस्केप स्पीड होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से अगर आप किसी को ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो ये क्या होगा, ये भाग जाएगा अर्थ को छोड़ के। ठीक है, ये आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी फील्ड से बाहर चले जाएगा
जाएगा और ये फिर ये कभी लौट के नहीं आएगा। और अगर वही मून पे बात करेंगे तो मून पे 2.38 होता है, यानी कि मून पर कम स्पीड से ही अगर आप फेंक देंगे तो चले जाएगा। तो दोनों में किसका एस्केप स्पीड ज़्यादा होता है? ये आता है आपका अर्थ का, ठीक है। इसकी वजह है कि अर्थ की माप ज़्यादा है, मून का कम है, इसीलिए अर्थ ज़्यादा खींचता है। इसका मतलब आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पीड देना पड़ेगा और मून को कम देना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये था आपका 10 एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट। और अभी आपको हम बताएं 17 आपका इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल कांस्टेंट है इसके बारे में बताएं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, और तक नॉलेज पहुंचाइए और अच्छे से एंजॉय कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू।